स्क्रीन पे हमारे पास एक टॉपिक है और वो कहता है कि इज प्रेजेंस ऑफ सीमेन इसेंशियल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। ये जो रेप की घटना होती है, क्या इसके लिए सीमेन का होना जरूरी है या नहीं है? यदि सीमेन का प्रेजेंस नहीं मिले तो क्या रेप की घटना नहीं होगी? या फिर यूं कहें कि यदि रेप करने वाला व्यक्ति कॉन्डोम पहन के यदि रेप करे तो क्या वो रेप नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कॉन्डोम पहनेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इजैकुलेशन में उसके स्पर्म बाहर नहीं आएंगे, और स्पर्म जब बाहर ही नहीं आए तो वो फीमेल के बॉडी में कैसे मिलेंगे? या फिर फीमेल के कपड़े पे या स्टेन कहां से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा पर्सन भी, नॉर्मल प्रूडेंस का पर्सन भी ये कह सकता है, चाहे उसको रेप की जानकारी हो, लीगल नॉलेज हो या नहीं हो, वो सेक्शन 375 पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वो इतना तो अकल जरूर है उसके पास कि वो कह सकता है कि सीमेन का प्रेजेंस होना या नहीं होना रेप की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि बड़े बड़े अधिकारी हैं ये, प्रशांत कुमार एडीजी हैं, और वो भी किस चीज के एडीजी हैं आपको जान करके हैरत होगी, ये लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी हैं। मतलब ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं ये। और ये साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि द रिपोर्ट ऑफ द एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसका जो वर्ड में वो फुल फॉर्म होता है, द रिपोर्ट ऑफ एफएसएल हैज ऑल्सो कम, आ गया है, क्या आया भाई? इट सेज क्लियरली दैट सैंपल्स डिड नॉट हैव स्पर्म। ये महानुभाव, ये बड़े अधिकारी हैं, कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, लेकिन इनके मूर्खता को देखिए, क्या कहते हैं कि द सैंपल्स डिड नॉट हैव स्पर्म, इट मेक्स क्लियर। और ये बात ये कह रहे हैं कि क्लियर कर दिया जी, क्या क्लियर किया? इट मेक्स क्लियर दैट देयर वाज नो रेप और गैंग रेप। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। अब आपको दुख हो रहा होगा, हमें भी हुआ दुख इस बात से, लेकिन जो लोग जानकार नहीं हैं उनको फिर ये इस तरीके के लोग गुमराह करते हैं। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, एडीजे रैंक के अधिकारी हैं, और वो भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनका काम है, ये एग्जीक्यूटिव है। इनमें से जिनको पता नहीं है एग्जीक्यूटिव क्या होता है, यही एग्जीक्यूटिव, इन्हीं को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। इनका काम होता है लॉ को फॉलो करना, और लॉ की जानकारी नहीं है, क्या फॉलो करेंगे? अरे लॉ जब जानेंगे नहीं तो क्या क्या फॉलो करेंगे आप? चलिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप सोच सकते हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हो, ये भी बहुत बड़े अधिकारी हैं, जानते तो होंगे, हो सकता है आप गलत हो। चलो ठीक है, मान लिया मैं गलत हो सकता हूं कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि इन दिस कनेक्शन इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ रेप it is not necessary to establish the presence of a sperm sample in the body of woman। ये बात यहां पे कहा गया है। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कहता है this had always been the position in law even as per the previous version of section 375 of the Indian Penal Code। 375 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, आप जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं यदि आपको 375 रेप एज एन ऑफेंस के बारे में पता नहीं है तो। क्या कहता है आगे देखिए, कहता है द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 375 एज इट स्टूड अर्लियर क्लैरिफाइड दैट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो बोल रहा है कि ये जो सेक्शन में 375 में रेप की डेफिनेशन जो दी गई उसमें कहा कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट, यदि आप पेनिट्रेट करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, याद है, पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस टू एनी एक्सटेंट टू वेजाइना, यूरेथ्रा, एनल्स एटसेट्रा, था ना, याद है आपको? अभी दो दिन पहले क्लास लिया मैंने। क्लैरिफाइड दैट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। चलो यहां तक भी सेटिस्फेक्शन बहुत सारे लोग को नहीं होगा कि क्या लिख दियो आप, कुछ भी लिख दियो सर, थोड़ा और बताओ ऐसे कैसे माने, बहुत बड़े अधिकारी हैं ऐसे बोल दिए तो यही सही बोल रहे होंगे। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है कि देयर आर सेवरल डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स स्टेटिंग दैट एक्सपेक्ट इन अनइक्विवोकल टर्म्स। अब हम उसी डिसीजन को यहाँ पे आपके सामने बताएंगे, तब आपको यकीन हो जाएगा, और यदि नहीं यकीन होगा तो करना पड़ेगा कि ऐसा ही है, क्योंकि ये जो आदेश है, ये जो जजमेंट है, ये कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, और वो भी लॉ है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी होने के नाते उसके हैसियत से आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि हमारे देश में क्या लॉ है, और यदि जानकारी होती तो इस तरीके का बेहुदा जो आपने बयानबाजी किया है वो कतई नहीं करते।
चलिए हम लॉ पे, चूंकि इस क्लास ये लॉ का है, हम लॉ पे फोकस करते हैं कि आखिर क्या है। ये एक है जो हमारे पास पहला केस है, परमिंदर लकड़ा का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 2014 का रिसेंट डिसीजन है 2 SSC 592। यदि आप चाहें तो ये पूरा का पूरा साइटेशन यूज करके पूरा का पूरा केस पढ़ सकते हैं। क्या है? द सुप्रीम कोर्ट affirmed the decision of the high court which held that presence of semen was not necessary to prove rape। यहां पे हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सीमेन वाज नॉट नेसेसरी टू प्रूव रेप, और उसी चीज को चैलेंज कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? द सुप्रीम कोर्ट अफर्म किया, उसको अफर्म किया, उसको सही ठहराया। क्या सही ठहराया? द सुप्रीम कोर्ट अफर्म द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट व्हिच हेल्ड दैट presence of semen was not necessary to prove rape. The High Court had relied on the following passage from the Modi in Medical Jurisprudence and Toxicology। ये जो है मोदीज मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, वन ऑफ द रिनाउंड बुक है। जैसे आप यदि फैमिली लॉ की बात करेंगे तो मुल्ला का आएगा बुक यहाँ पे फैमिली लॉ में, बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक उसी प्रकार से मोदी का जो ये मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का बुक है वो एक अपने आप में एक पूरा एक टेक्स्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है, बुक में लिखा गया है। क्या कहता है ये बुक? बहुत ही रिनाउंड बुक है, और इसमें देखिए क्या कहता है इसके बारे में। Thus, to constitute the offense of rape, it is not necessary that there should be complete penetration of penis। देखिए क्या कहता है कि thus to constitute the offense of rape, it is not necessary, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? It is not necessary that there should be complete penetration of a penis। तो कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ पीनस हो ये जरूरी नहीं है। विथ इमिशन ऑफ सीमेन एंड रप्चर ऑफ हाइमेन, आप यदि 6th 7th 8th पढ़े होंगे बायोलॉजी तो कहा जाता है उसमें कि रप्चर ऑफ हाइमेन इज नॉट अ कंडीशन। ऐसा नहीं है कि रप्चर यदि हो गया तो उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, नॉट एट ऑल। बहुत और भी सिचुएशन में रप्चर हो सकता है हाइमेन, जैसे खेलने में बास्केटबॉल खेल रहे हो, घुड़सवारी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। तो ये जो है बेसिक क्या है? साइंटिफिक टेम्पर है। साइंटिफिक टेम्पर यही होता है कि आप साइंटिफिकली चीजों को देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि आपके पास साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। आप जाकर के आर्टिकल 51A देखिए, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में आपको मिल जाएगा, साइंटिफिक टेम्पर की बात वहां पे की जाती है। तो कहता है कि यही thus to constitute the offense of rape, it is not necessary that there should be complete penetration of penis with emission of semen and rupture of hymen। पार्शियल पेनिट्रेशन, अब देखिए क्या कहता है कि पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ द पीनस within the labia majora और the vulva etc, ये अलग अलग पार्ट होते हैं, विजाइनल पार्ट होते हैं, उसको छोड़ दीजिए, आप इसके टेक्निकलिटीज में मत जाइए। कहता है कि पार्शियल पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस within the labia majora or this without emission of semen or even an attempt at penetration is quite sufficient for the purpose of law। तो कहता है कि रेप के लिए पूरा का पूरा पेनिट्रेशन हो पेनिस का वो जरूरी नहीं है। यदि आप 1 इंच भी किए हैं पेनिट्रेशन, दैट इज ऑल्सो रेप, वो भी पेनिट्रेशन होगा। ना कि आप कहो कि नहीं जी ये तो पेनिस का साइज यदि 5 या 6 इंच है तो आप कहते हो नहीं जी मैंने तो ½ इंच ही इंसर्ट किया था। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है? ये लॉजिक नहीं चलेगा। तो यही यहां पे बिल्कुल एकदम क्लियरली बता दिया कि उससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना इंसर्ट किए हैं, यदि इंसर्ट हुआ है तो रेप होगा। दूसरा कहता है इंसर्ट हुआ है, यदि इजैकुलेशन नहीं हुआ, सीमेन नहीं बाहर आया, उस सिचुएशन में भी आप डिफेंस नहीं ले सकते कि रेप नहीं हुआ। अरे इजैकुलेशन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ रेप, आपको मैंने बताया ये सारी चीज आर्टिकल सेक्शन 375 जब मैं पढ़ा रहा था। तो ये कहता है, फिर आगे देखिए, कहता है कि इट इज देयरफॉर क्वाइट पॉसिबल टू कमिट लीगली द ऑफेंस ऑफ रेप विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इंजरी टू द जेनिटल और लिविंग एनी सीमिनल स्टेन। बोला बिना स्टेन के, बिना सीमेन को के आप, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप रेप का ऑफेंस कर सकते हैं। ये बहुत ही रिनाउंड बुक है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये बुक का जो बात है वो मैंने आपको बताया। अब आगे हम देखते हैं कुछ और यही चीज ये इस केस में मेंशन किया गया, इस केस में इस बुक पे रिलाई किया गया और इसी को बेस बना करके पनिश किया गया और डिफेंस खारिज किया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, दूसरा केस है वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2010 2 SSC 9। आप जाकर के किन्हीं लोगों को परेशानी हो तो ये पूरा का पूरा साइटेशन आप गूगल पे टाइप करना, हजारों पेज का जजमेंट मिल जाएगा, वहां पे जाकर के देख लेना। ठीक है, उसका बस जो ओवरव्यू है, जो सार है, उस सार को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या कहता है जो सुप्रीम कोर्ट, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, एक डिसीजन नहीं बहुत सारे डिसीजन है। क्या डिसीजन? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन द स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन, क्या कहता है कि इवन द स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट to make out an offense of rape and depth of penetration is immaterial
तो जो आप डेप्थ की पेनिट्रेशन की, जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की बात आप कर रहे थे कि 1 इंच का हो, 2 इंच का हो, आधा इंच इंसर्ट हुआ, तो बोला ये इमैटेरियल है, ये रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। बट ये जरूरी है कि आपने इंसर्ट करने का प्रयास किया या नहीं किया। यदि आप इंसर्ट करने का प्रयास किया है तो चाहे वो 1 इंच हो या आधा इंच हो, ये इमैटेरियल है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप बोल रहे हो कि सीमेन तो है ही नहीं, तो रेप ही नहीं है, ये क्या बात हुआ? तो वही चीज मैं बोला, तो हो सकता है बहुत सारे लोग आर्ग्यू करें कि आपके बोलने से आप क्या भगवान हो? मैं भगवान नहीं हूं भाई, लेकिन कोर्ट के जजमेंट को तो मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जजमेंट देखते हैं, कुछ और चीज सीखेंगे। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ये बाबूलाल नाथ वाला जो है 1994 का है, 6 SSC 29 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट, देखिए इसमें क्या है। कहते हैं टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप इट इज नॉट at all necessary that there should be complete penetration of the male organ with the emission of semen and rupture of hymen. Even partial or slightest penetration of the male organ within the labia majora etc. ये सारी चीज है without any emission of semen or even an attempt at penetration into the private parts of the victim would be quite enough for the purpose of section 375 and 376 of IPC. तो ये बात भी क्लियर हो गया that being so it is quite possible to commit legally the offense of rape even without causing any injury to the genitals of the living or leaving any seminal stain. ये बात मैंने पहले भी बताया था, फिर से इसको रिट्रिएट किया सुप्रीम कोर्ट, ये बात बताया कि ये चीज यहां पे ये होगा। अब देखिए नीचे और भी 3-4 केसेस हैं, 3-4 केसेस और भी नीचे पड़े हैं। देखिए क्या कहता है, पेनिट्रेशन ऑफ द मेल जेनिटल ऑर्गन विद द लेबिया मेजोरा और वल्वा एटसेट्रा विथ और विदाउट एनी इमिशन, क्या कहता है, विथ or without any emission of semen or even an attempt to penetrate into the private parts of the victim completely, partially or slightly। देखिए कितना एकदम क्लियरली लिखा है, एक एक चीज को जज साहब ने यहाँ पे ध्यान रखा है। क्या लिखा पहले, कंप्लीटली, या तो पूरा पेनिस आप इंसर्ट करो, या फिर पार्शियली करो, आधा करो, या फिर स्लाइटली करो, थोड़ा भी यदि करते हो, वुड मेक आउट द ऑफेंस ऑफ rape under this ejaculation is not necessary to constitute the offense। यदि आप ejaculate नहीं करते तो क्या रेप नहीं होगा? तो यहीं पे यहाँ पे क्लियरली एकदम बिल्कुल क्लियर एक्सप्लिसिट वर्ड में लिखा गया है। लेकिन इसके लिए लॉ की जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए लॉ पे आपका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। जब आपका दिल से लॉ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो आप इसी तरीके का अनाप शनाप बयान करेंगे। चलिए कुछ और केसेस देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, कुछ और सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ नया चीज मिल जाएगा तो उसको भी देख लेंगे। देखिए क्या कहता है, सम ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द केरला हाई कोर्ट। मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2-3 केस मैंने आपको बता दिया, कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि द जेंडर सेंसिटाइज्ड इंडियन जुडिशरी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि द जेंडर सेंसिटाइज्ड इंडियन जुडिशरी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक मीनिंग। क्या है, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक मीनिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप अंडर सेक्शन दिस 375। penetration of male organ into the external portion of female private part such as labia majora or vulva is also sufficient to constitute rape। the offense of rape shall not be measured। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हाई कोर्ट। क्या कहता है कि द ऑफेंस ऑफ रेप शैल नॉट, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, द ऑफेंस ऑफ रेप शैल नॉट बी मेजर्ड इन इंचेज और मिलीमीटर ऑफ पीनल पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना। आप इंच और मिलीमीटर में नहीं नाप सकते कि यार 1 ही इंच इंसर्ट हुआ, नहीं कर सकते। ये और एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल एक्सप्लिसिट, जिसमें थोड़ी भी एम्बिग्यूटी नहीं रह जाती है। ठीक है, if a man intrudes into the privacy of body of a female, particularly the private part, the court need not look into whether the male organ entered vagina by millimeter or inches to decide whether it is there is rape or not as per law। तो इसीलिए ये सारी चीज जो है बिल्कुल लॉ है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिखा गया है, जजमेंट है, तो ये लॉ हुआ ना। कम से कम आप किसी पे विश्वास नहीं करें, लॉ पे तो करोगे विश्वास। और आप एडीजी हो, किस चीज का, लॉ एंड ऑर्डर का। क्या काम है, लॉ को मेंटेन करना काम है। क्या करोगे मेंटेन, जब लॉ ही नहीं पता तो क्या करोगे मेंटेन। चलिए आगे देखते हैं, एज पर द न्यू डेफिनेशन पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट विल बी कंस्टिट्यूट रेप, वो चीज मैंने आपको बता दिया है। ठीक उसी प्रकार से एक लास्ट केस आप देख लीजिए, त्रिपुरा हाईकोर्ट का है, राज वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा का है। इसमें भी वही चीज यहाँ पे कहा गया है, सिमिलर सेम चीज है, द प्रेजेंस ऑफ सीमेन और स्पर्मेटोजोआ एंड इवन इमिशन ऑफ सीमेन आर नॉट सिन क्वा नॉन। अब यहां से देखिए एक चीज आप सीख गए, सिन क्वा नॉन का मतलब क्या होता है।
सिन क्वा नॉन मतलब होता है इसेंशियल, बोला कि नॉट इसेंशियल, नॉट सिन क्वा नॉन टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। आप में से जो नोट वाली बात करते हैं ना, आप नोट कर लीजिए, सिन क्वा नॉन मतलब होता है इसेंशियल थिंग, बहुत जरूरी वाला चीज, वही चीज। तो बोला नॉट सिन क्वा नॉन मतलब नॉट इसेंशियल, कोई जरूरी नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसे ऐसे और हजारों जजमेंट यहां पे पड़े, ये चीज है, ये बहुत बड़ी बुक है जो ये बात कहती है। और आप जो है ये मूछ इतना बड़ा बड़ा रख करके और ये इतना ऐसा बात करते हो जैसा लगता है कि मतलब क्या कर रहे हो यार। तो वही बात है कि आप लॉ से कम गवर्न करने दें कंट्री को, डेमोक्रेसी तभी सरवाइव कर पाएगा। यदि आप अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे तो फिर वही बात होगा, फिर तो डेमोक्रेसी भूल जाएंगे। हमारे आने वाले जो जनरेशन है डेमोक्रेसी का नाम भी सुनेंगे, बस देख नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके के लोग यदि हायर पोजीशन पे हैं, बहुत दुखद है। और हम सारे लोगों को कंडेम करना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं हो। तो मैंने बस इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को, यदि मैं इसको वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे, और भी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा लॉ को पढ़िए, समझिए, अपना लॉयर खुद बनिए। ये नहीं तो अदरवाइज ये सारे लोग आपको पागल बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही चीज है। बाकी हम अगले बार अगले क्लास में हम बात करेंगे कि जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया है वो क्या, उसका क्या बैकग्राउंड है, आखिर क्यों लिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप में से किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। पूछिए सर एक जनरल क्वेश्चन है सर, जैसे कि मैंने देखा है कई बार मूवीज वगैरह में भी, जब भी कोई रेप केस होता है उसमें सर वर्सेस स्टेट क्यों होता है, एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट? ठीक है, देखिए इस बात को समझिए कि जो रेप है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है इसको माना जाता है दीज आर द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। क्यों है? क्योंकि स्टेट और जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम हायर क्लास जब पढ़ेंगे ना तो एडवांस क्लास में बताएंगे स्टेट के डेफिनेशन को। इसमें स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और स्टेट का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि पहले जब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं था तो बात ये थी कि यदि आपके साथ कोई घटना हुई है तो आप भी उस पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ घटना कर देते थे। जैसे यदि आपके घर में किसी का रेप हुआ तो जस्टिस आपको तभी सर्व होता था, आपको सेटिस्फेक्शन तभी मिलता था जब आप या आपके फैमिली मेंबर उस व्यक्ति के मां बहन के साथ रेप कर देते थे। तब लगता था कि अच्छा वो मेरे घर में आके रेप किया, मेरे घर वाले उसके घर में रेप कर दिए, हिसाब बराबर हो गया। ये उस समय की बात है जब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इस तरीके से वही बात है कि एन आई फॉर आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो सारी दुनिया ऐसे ब्लाइंड हो जाएगी, क्योंकि फिर पहले एक वो करेगा, फिर आप करोगे, फिर से वो करेगा, फिर आप करोगे, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी बार करते रहेगा। तो अल्टीमेटली लॉस तो सोसाइटी का हुआ, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आप पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ते हैं इसको। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा गया कि देखिए सिटीजन और एक स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। क्या हो कॉन्ट्रैक्ट? कि यदि आपको कोई स्ट्राइक कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई इन्फ्लिक्ट कर रहा है इंजरी, तो उस सिचुएशन में आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, आप उसको दोबारा नहीं मारेंगे। तो क्या करेंगे? वो बंदा बोला कि हम मारेंगे नहीं तो हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, हम क्या करें, चुपचाप बैठे रहें? तो स्टेट बोला नहीं, ऐसा नहीं है, चुपचाप नहीं बैठने का, आप मुझे आकर के बताइए और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा। तो उस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और फिर स्टेट और जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि आप स्टेट जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो राइट टू रिटेलिएशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मतलब यदि कोई मारा उनको तो दोबारा नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे। और वही चीज हम देखते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, कोई हमें इन्फ्लिक्ट करता है, कोई इंजरी करता है, कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, हम क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कौन है? स्टेट का पार्ट है, स्टेट का मशीनरी है, और इसीलिए हम उसके पास जाते हैं, बोलते हैं तुम दर्ज करो। क्यों दर्ज करो? क्योंकि तुम उस समय निर्लज बन करके आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो भाई तुम अब तो प्रोटेक्ट करो, अब क्यों तुम पीछे हट रहे हो? तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो आपने की है उसमें प्रोटेक्शन तो दोगे ना, और यदि नहीं करोगे प्रोटेक्ट तो ठीक है, हम देख लेंगे इसको, हम उसको अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन तुमने तो किया है, हमें वादा किया है, हमें कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। और इसीलिए एक पार्टी यहां पे स्टेट आ जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी को कुछ करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट का जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे।
तो इसीलिए एक पार्टी यहाँ पे स्टेट अपने आप बन जाता है। इसीलिए हम जब भी देखते हैं तो ए वर्सेज स्टेट की बात हम करते हैं। समझ में बात आ गया? यस सर। सर तो फिर इसमें जो लॉयर होता है तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर रेप विक्टिम को सर? पब्लिक हर केस प्रोसिक्यूटर में? पीपी साहब हाँ होते हैं सर, वो ना, प्रोसिक्यूटर। ये हाँ गवर्नमेंट सर। के लॉयर होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। चाहे तो अपना भी लॉयर रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो असिस्ट करते हैं उनको। तो पीपी भी रहते हैं और दूसरे भी लॉयर आप यदि चाहें तो रख सकते हैं। यदि नहीं आपके पास हैसियत है तो पीपी तो रहेंगे, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है तो स्टेट का लॉयर तो रहेगा ही रहेगा। वो वाली बात है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मुझे पूछना था कुछ। पूछिए पूछिए। सर जैसे हाथरस में जो अभी हुआ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि जो विक्टिम की फैमिली है उसको आप इतना बाउंड कर दो, इतना कंट्रोल कर दो कि कोई उनसे ना मिल सके और वो भी बाहर ना जा सके? नहीं हो सकती, सर जैसे ये उनको नहीं फोन होती है, लगा इलीगल है, इलीगल है सर, ये illegal गलत ही है, हुआ ना? गलत है, इलीगल है, तो ये सर पावर का मिसयूज है। इस पे सर कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं। होगा आई मीन समय, सर मतलब जैसे टाइम सर लगेगा। मीडिया को भी नहीं मिलने दिया। मीडिया छोड़ दीजिए, मीडिया सर अब मेरा वो एक क्वेश्चन और था। गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर का, ऐसा एक्सरसाइज गलत है और इनको समय आने पे दंडित किया जा सकता है। आगे बोलिए। सर मीडिया क्या, मीडिया क्या सर ओपोजिशन को नहीं मिलने दे रहे? गलत है ये चीज। दूसरा सर दूसरा यहाँ क्वेश्चन तक मेरा एडवोकेट एक को नहीं क्वेश्चन मिलने और दिया था, सर, मैं पूछूं एडवोकेट सर? भी गई थी। एक एक सीमा जी करके। गई थी, जो निर्भया सीमा जी गई थी एडवोकेट उनके लिए। उन्होंने कहा था कि मैं लड़ूंगी केस। जो निर्भया के केस में एडवोकेट थे वो गई थी और उनको भी नहीं मिलने दिया गया। यही चीज है, यही है, ये है टोटलिटेरियन स्टेट का नेचर, कैरेक्टर, कि आप जो है डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, बुनियाद से बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आप आर्टिकल 22 पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं, देखिए जाकर के वहां कहते हैं कि ये जो लॉयर्स ऑफ हिज चॉइस मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। और ये जब कोर्ट में जब 12 तारीख को जाएंगे ना तब पता चलेगा इनको। ठीक है, अभी ये जो करना है कर लें, क्योंकि ये पावर है इनके पास, कर लेंगे। गरीब को वही बात है, जो गरीब लोग होते हैं उनका फिर वही होता है। वो चीज बड़ा मुश्किल है, दुखद है। हर स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। मगर अफसोस है, एक बार जब आप बटन दबा देते हैं ना उसके बाद फिर ये भूल जाते हैं। तो जब नेक्स्ट बार दबाएं तो आप ध्यान रखिए कि किसको करना है। ध्यान रखिएगा, इनका भी मूंछ वाला चेहरा है, इनका भी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से चीजें होती है। चलिए आगे, क्या क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए। सर अभी अभी मतलब जो एसआईटी सर टीम आई थी उसने ये कहा है कि इनका नार्को टेस्ट होगा, जो मतलब फैमिली वालों का। तो अभी सर एक एक्टिविस्ट हैं जो शायद उनका नाम गोखले है, उन्होंने सर हाई कोर्ट में दी अर्जी कि इनका जो नार्को टेस्ट है वो ना हो। ठीक है, नार्को टेक्स्ट पे हम एक वीडियो बना लेंगे या फिर कभी और बात कर लेंगे। नार्को टेक्स्ट में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साल्वी का जजमेंट है, एक बार हम उसको आपको बता देंगे। उसमें समय लगेगा थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे कि नार्को टेस्ट किस स्थिति में किया जा सकता है, उसको हम देख लेंगे, डोंट वरी। हाँ तो सर उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आप कोर्ट की डेट को दोबारा से लेके थोड़ी पीछे कर दीजिए, ताकि जो मतलब जो फैमिली है वो अपना बयान आराम से दे सके। ठीक है, ठीक है, समझ गया बात। हाँ ठीक है। एक्टिविस्ट ने सर ये कहा है कि फैमिली का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही मेंटली इतनी डिस्टर्ब है, और ऊपर से इस तरीके से अगर फैमिली से ही नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो फिर ये किस तरीके का जस्टिस है। उन्होंने इस तरीके का कुछ बयान दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एडमिसेबल है, लॉजिकल लग रहा है मुझे, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन लॉजिकल है, लॉजिकल है। नार्को टेस्ट आप आसानी से नहीं कराते हैं, बहुत सारा उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, परमिशन लेना पड़ता है, तो उस पे हम एक पूरा लीगल पॉइंट पे कर लेंगे। सर एसआईटी की जो कल टीम आई थी उस टीम ने एक ऑर्डर पास किया कि नार्को टेस्ट होगा, तो इसलिए जो वो एक्टिविस्ट है उन्होंने कोर्ट में अपील किया कि उनका नार्को टेस्ट ना हो। ठीक है, तो उसके देखिए, नार्को टेस्ट होने में परमिशन की जरूरत होती है। यदि बंदा नहीं कराना चाहेगा तो क्यों कराएगा, तो वो डिपेंड करता। मैं इस पे एक पूरा वीडियो बना दूंगा, है पेशेंस, मैं बना दूंगा इस पे। ओके सर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे पूछना था कुछ। पूछिए पूछिए पूछिए। सर जैसे सर यूजुअली गर्ल्स के बारे में, विमेंस के बारे में तो रेप केसेस देखने के लिए मिलती हैं, बट सर समटाइम्स रियली क्या होता है कि यही चीज़ बॉयज़ के बारे में भी मिलती है। अभी सर कुछ टाइम पहले सर बंगाल में हुआ था किसी लड़के के साथ, तो सर लड़कियों के लिए तो लॉ है इसमें, बट क्या लड़कों के लिए भी है कुछ लॉ? नहीं है, वो रेप नहीं कहलाएगा, रेप नहीं कहलाएगा वो। तो सर उसमें किसी और चीज का चार्ज लग सकता है? किसी और चीज का चार्ज लगा सकते हैं, उस पे रेप नहीं लग सकता, क्योंकि रेप का जो डिफिनेशन है वही स्टार्ट होता है मैन इज सेड टू कमिट रेप, तो मैन के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता रेप।
फीमेल नहीं कर सकती, ट्रांसजेंडर नहीं कर सकता रेप, तो वो वाली चीज है। इसको और ब्रॉड करने की जरूरत है, आने वाले समय में शायद कुछ हम ब्रॉड कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम रेप की बात नहीं करते हैं। दो, यदि वो अंडर 18 ईयर्स एज है, यदि माइनर है, तो उसमें पॉक्सो एक्ट में वो हो जाता है बुक, हालांकि रेप के नाम से नहीं होता है, लेकिन वो पॉक्सो एक्ट बहुत ही स्ट्रिक्टेंट एक्ट है, तो वहां से चला जाता है। लेकिन जो मेजर हैं, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं, वो उनके लिए कोई और दूसरे सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं, रेप में तो नहीं होगा वो। ठीक है, ओके और कोई क्वेश्चन? 2017 की सर एक रिपोर्ट है पॉक्सो एक्ट की कि सबसे ज्यादा जो मतलब 2017 में सबसे ज्यादा जो रेप, मतलब मैं तो रेप कह रहा हूँ सर, हालांकि रेप शब्द नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि सबसे ज्यादा लड़कों का मोलेस्टेशन हुआ है। राइट राइट, ऐसा एक हाँ हाँ, इसीलिए पॉक्सो एक्ट को स्ट्रिक्टेंट बनाया है, उसको ताकतवर बनाया गया है, उसमें ज्यादा पनिशमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यह है वो चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं, उसमें मेल और फीमेल को हम बाइफरकेट नहीं करते। ठीक है, पॉक्सो एक्ट में। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि जो लॉयर, जो वकील होते हैं, वो डेमोक्रेसी का गार्डियंस होते हैं, तो ऐसे कई टाइम हुआ है जहाँ पे जो क्रिमिनल जैसे होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनको भी लॉयर्स डिफेंड करते हैं केसेस में। तो जब ऐसे टाइम में जब कोई लॉयर एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा है, तो काफी टाइम में लॉयर्स को थ्रेट्स मिलते हैं, पब्लिक से थ्रेट्स मिलते हैं। जैसे आपने शाहिद फिल्म के बारे में बताया था, शायद रियल स्टोरी में वही हुआ था कि उसको बाद में मार दिया गया। तो जब कोई लॉयर एक क्रिमिनल या कोई आतंकवादी को प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसको कोई मिलता है प्रोटेक्शन, मतलब स्टेट के थ्रू, ताकि ये चीज मतलब उनको ज्यादा सेफ्टी फील हुए? मिलना चाहिए, हर एक स्टेट में ये लॉ नहीं बना है। वैसे काफी चर्चा में रहा है ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह की बात होती है, कुछ स्टेट में शायद इन्होंने किया है, शायद मध्य प्रदेश वगैरह में शायद किया है या करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ रूल लॉ एज सच नहीं है। कुछ स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन पूरा सारे स्टेट में नहीं है, कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन होना चाहिए क्योंकि आजकल वकीलों का काफी डेथ हो रहा है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक वकील को मार दिया गया, गोली मार दिया गया, क्योंकि वो टीवी पे आकर के डिबेट में कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने बोला था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो ऐसा है कि आपको किसी न किसी को डिफेंड तो करना ही है, ये प्रोफेशन का पार्ट है। प्रोफेशन कहता है कि चाहे वो क्रिमिनल रहे, कुछ भी रहे, यदि एक बार आ गया आपके पास, आपको डिफेंड करना है, फॉरगेट अबाउट क्या किया नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लॉ को देखिए, लॉ के नजर में वो गुनाहगार होना चाहिए, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो डिफेंड कीजिए, तो वो वाली बात। सर एक और बात पूछनी थी। 1 मिनट है, जल्दी पूछिए, 1 ही मिनट है बस। जिस तरीके से पत्रकारों को रोका जा रहा है और पत्रकार पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई नोटिस है तो वो दिखाइए हमें, जो किसी भी लॉ के तहत आप हमें रोक रहे हैं तो वो दिखाइए। तो जो पुलिस वाले वो कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, बड़े साहब के पास है। तो इस स्थिति में रिपोर्टर अगर कूद के चला जाए तो सर क्या उसके खिलाफ कुछ केस किया जाएगा? कोई केस नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जाने नहीं देंगे क्योंकि वो नंबर ज्यादा है उनका, डंडा मार देते हैं सर। और क्या पूछना है? Sir, there is a question about this. I have doubt. Like in section 375, वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी अबाउट, तो मैं ये पूछना चाह रही कि मैरिटल रेप के लिए कुछ पनिशमेंट नहीं है? नहीं है, मैरिटल रेप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैरिटल रेप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया येट। ठीक है, 18 साल से नीचे है, लेकिन उसको मैरिटल रेप एज सच नहीं कहते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं है एज सच, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हो जाए।